नमस्कार स्टूडेंट। पॉलिटी के इस थर्ड लेक्चर में आप संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुसूचियां, नागरिकता, तीन टॉपिक आज आप एक बेहतर कंटेंट के साथ मेरे साथ एक्सप्लेन करेंगे। बस आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ और आपको ये तीनों टॉपिक मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। तो आइए, सबसे पहला होगा इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड टेरिटरी। द यूनियन एंड टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह जो टॉपिक है ये भारतीय संविधान के भाग 1 में आता है और भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसको एक्सप्लेन किया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3, 4, इन 4 आर्टिकल के थ्रू संघ और उसके राज्य क्षेत्र को एनालिसिस किया गया है। तो ये पार्ट फर्स्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। छात्रों, आर्टिकल 1 में बताया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 क्या कहता है छात्रों? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अब जो संघ और उसका नाम, राज्य क्षेत्र की बात की गई है यहाँ पर। संघ का मतलब है देश, यहाँ पर संघ का मतलब किससे है? देश से, यानी कंट्री से। यानी कि इसमें बात कर रहा है कंट्री के नाम की। और कह रहा है उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का मतलब है उसका टेरिटरी, यानी उसके जो स्टेट हैं, ठीक है ना, उनका कहाँ तक एरिया है। तो आप देखिए ये जो आर्टिकल है बच्चों, ठीक है ना, ये आर्टिकल भारत की भौगोलिक जानकारी देता है। यह अनुच्छेद भारत की भौगोलिक जानकारी देता है, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताता है। यह आर्टिकल भारत की भौगोलिक लोकेशन के बारे में बताता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी किस अनुच्छेद के माध्यम से पता चलती है, तो अनुच्छेद 1। अब यही आर्टिकल कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम, अब देखिए इस आर्टिकल में आगे डिटेल में क्या लिखा है कि संघ का जो नाम होगा वो भारत होगा। तो हम आर्टिकल को आगे एक्सप्लेन करेंगे। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया किसका है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, यानी कि जो देश है वो किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर बना है। और इसी आर्टिकल के माध्यम से देश के नाम की जानकारी मिलती है हमें, यानी कि हमारे देश के दो नाम है, एक तो भारत है और एक नाम क्या मिलता है? इंडिया है। यानी कि दो नाम हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलते हैं अपने कंट्री के। और बताया गया है कि यह जो हमारा कंट्री है वो राज्यों से मिलकर बना है। किससे? राज्यों से मिलकर बना है। जैसे मैं बात करूं प्रिय छात्रों, यह हमारा कंट्री होगा। तो स्टूडेंट, बात कर रहे थे हम भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है। देखिए, संघ और उसका नाम तथा उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। और आर्टिकल 1 के कुछ सब क्लॉज हैं। उन क्लॉज में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी संघ का नाम क्या होगा? भारत या इंडिया, ठीक है ना। और वो किससे बना है? राज्यों से मिलकर बना है। जैसे मैं बात करूं, ये रहा हमारा प्यारा भारत बच्चों, ठीक है। और ये भारत जितना भी क्षेत्र है, ये सभी कहीं ना कहीं राज्यों से बना है। तो इसी की बात कर रहा है कि जो भारत है या जो इंडिया है वो राज्यों का संघ है, यानी राज्यों से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब इस आर्टिकल को बहुत सारे सेंस में अलग अलग लॉ मेकर्स के द्वारा अलग अलग अपने आइडिया दिए गए थे इस पर। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था इसके बारे में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल के बारे में क्या बताया था बच्चों?
इस आर्टिकल के बारे में उन्होंने कहा था कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब होता है कि भारत में अविनाशी संघ, समझते हैं अभी? इसका मतलब है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि भारत में जो राज्य हैं उनका हम विनाश कर सकते हैं, यानी कि उनको हम तोड़कर, ठीक है ना, नए राज्य बना सकते हैं, लेकिन अविनाशी संघ है, ठीक है ना, लेकिन संघ को नहीं तोड़ सकते। यानी संघ मतलब देश, यहाँ संघ का मतलब किससे? देश से, यानी देश का विनाश नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ एक वर्ड शामिल किया गया अविनाशी। यानी संघ अविनाशी है, यानी संघ को नहीं तोड़ सकते, लेकिन राज्यों को, बहुत सारे राज्यों को आपस में तोड़कर जोड़कर नए राज्य बनाए जा सकते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इंडिया इज ए indestructible union of destructible state, indestructible union of destructible state, ठीक है ना। अब इसी आर्टिकल के सेंस में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखिए भारत में जितने भी राज्य होंगे, भारत में जितने भी राज्य होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में जो भी सरकारें होंगी उनकी अपनी स्वतंत्र सरकारें होंगी, ठीक है ना, ओके, लेकिन भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं होगा, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। तो भारत की अपनी स्वतंत्र सरकारें हैं और वो अपनी मनमर्जी से रूल चलाती हैं, लेकिन हर एक सरकार केंद्र सरकार से फ्री है, लेकिन उसके बाद भी हर एक राज्य सरकार में क्या है? केंद्र सरकार का मुखिया होता है, जिसको गवर्नर कहते हैं। यानी कि देखो, भारत का जो स्वरूप है, भारत के संविधान का या भारत देश का जो स्वरूप है, वो कैसा है? संघवाद। कैसा है? संघवाद, यानी संघात्मक, जिसको हम बोल सकते हैं संघात्मक, यानी कि फेडरलिज्म। भारत कैसा देश है? संघात्मक है। अब संघात्मक का मतलब है कि राज्यों की भी सरकार होगी और केंद्र की भी सरकार होगी। अब राज्यों की सरकार तो स्वतंत्र है, राज्यों की भी सरकार है, लेकिन राज्यों की सरकार में सबसे जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है? गवर्नर होता है। वो कौन होता है? गवर्नर होता है। और गवर्नर कौन अपॉइंटेड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि संघ सरकार, केंद्र सरकार। तो यानी कि राज्यों की अपनी स्वतंत्र सरकारें तो हैं, लेकिन उसके बाद भी राज्य का मुखिया जो होता है वो केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है, यानी कि जो गवर्नर होता है, ठीक है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है। तो भारत एक संघात्मक देश होने के बाद भी कैसा है? एकात्मक देश है। यानी कि भारत जो देश है वो संघात्मक कंट्री होने के साथ साथ एकात्मक, यानी कि फेडरलिज्म होने के साथ साथ यूनिटरी भी है वो, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया का जो नेचर है वो फेडरलिज्म एंड यूनिटरी दोनों देखने को मिलता है, लेकिन फेडरलिज्म ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी संघात्मक व्यवस्था ज्यादा मिलेगी देखने को। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि अंबेडकर जी ने कहा है कि भारत जो है, राज्यों की अपनी स्वतंत्र सरकार होंगी, लेकिन किसी भी राज्य सरकार को भारत से अलग अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी कि वो पूरी तरीका से संघ सरकार के अधीन ही अपना शासन व्यवस्था का संचालन करेंगी। तो ये बात इस आर्टिकल 1 में ये सारी आप नोट करके रखना, इसको समझना बच्चों। आइए अगली बात समझते हैं। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि जब किसी नए राज्य क्षेत्र को भारत में प्रवेश किया है, जब किसी नए राज्य क्षेत्र को भारत में प्रवेश किया जाएगा, तो संसद इसके लिए संसद कानून बनाएगी, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करेंगे, भारतीय संसद को यह अधिकार है, किसको अधिकार है बच्चों? भारत की संसद को, पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो नए राज्य क्षेत्र नए राज्य क्षेत्र को कानून बनाकर भारत में प्रवेश करा सकती है, भारत में प्रवेश करा सकती है, ठीक है ना। तो नए राज्य क्षेत्र का भारत में प्रवेश किसके द्वारा कराया जाएगा बच्चों? पार्लियामेंट के द्वारा, ध्यान रखना ये बात। अब हम जैसे बात करें, इसमें पार्लियामेंट को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी जब वो किसी न्यू टेरिटरी को भारत में एंटर कराएगी तो। यानी कि अब मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं इसी सेंटेंस के लिए स्टूडेंट, इंडियन पार्लियामेंट हैज राइट दैट कैन एडमिशन और establishment of new states in India, यानी कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, यानी कि किसी भी नए स्टेट को भारत में एस्टेब्लिश कर सकती है, एंटर करा सकती है, ये पार्लियामेंट के पास राइट होता है, ठीक है ना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिक्किम। जैसे बच्चों, सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था 1974 से पहले, 19
74 से पहले सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था। अब जैसे मैं इधर इंडिया का एक मैप के माध्यम से समझाता हूँ आपको बच्चों। देखिए, हम 1974 से पहले का मैप बना रहे हैं बच्चों यहाँ पर, और इस मैप में आपको अभी सिक्किम कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, ऐसे बच्चे जिन्हें ज्योग्राफी मैप की अच्छी जानकारी है। तो जैसे मैं बात करूं बच्चों, सिक्किम अभी कहीं नजर नहीं है, लेकिन क्या हुआ, सिक्किम का एक राजा था जिसका नाम था जुबलियांग। जुबलियांग चाह रहा था कि सिक्किम को चीन में शामिल कर दिया जाए, लेकिन सिक्किम की मोस्ट पॉपुलेशन जो थी वो चाह रही थी कि भारत में शामिल किया जाए। ठीक है ना। तो सिक्किम को क्या किया भारत सरकार ने 1974 में 1974 में 35वें संशोधन के द्वारा, कौन सा 35वां अमेंडमेंट, 35वें संशोधन के द्वारा बच्चों क्या किया, एक साल के लिए सह राज्य का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया था सिक्किम को, एक साल के लिए शह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट, सह राज्य बना था सिक्किम। ठीक है ना, एक वर्ष के लिए, कितने, एक बरस के लिए। ठीक है ना। अब देखो यहां पर, अब मैप में आ जाइए बच्चों, ये जो एरिया है ना इतना, ये एरिया है बच्चों किसका, सिक्किम का। ठीक है ना। अब सिक्किम का जो एरिया है, अब ये भारत में एंटर कर चुका है, भारत में एंटर कर चुका है। ठीक है ना। अब जब भारत में एंटर कर चुका है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, एज ए एसोसिएट स्टेट फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। ठीक है ना। अब बच्चों क्या हुआ, अगले साल फिर, अगले साल क्या होता है, 1975 में 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 36वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ बच्चों, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको, फुल स्टेट, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। ठीक है ना। तो दोनों अमेंडमेंट याद रखिएगा बच्चों, 36 अमेंडमेंट 1975 में हुआ और 35 अमेंडमेंट 1974 में हुआ। अब क्वेश्चन में दोनों अमेंडमेंट अगर अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए हैं तो क्या लगाएंगे, अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि सिक्किम को भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो हमेशा आप 1974 का 35 अमेंडमेंट लगाएंगे, क्योंकि वो भले ही चाहे एक साल के लिए भारत में एंटर हुआ है फिलहाल में, लेकिन एंटर तो कर गया ना वो एक साल के लिए भी। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन आए सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना, तब आप लगाएंगे 1975 में 36 अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये दोनों ही अमेंडमेंट सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें हमेशा कोई नया टेरिटरी ही एंटर होगा, तभी ये आर्टिकल 2 फिट होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूं बच्चों, अगला आर्टिकल आता है 3, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में बताया गया बच्चों कि जो पहले से कोई भारत में राज्य है, पहले से ही विद्यमान कोई राज्य है, यानी कि हम बात करें, ये रही भारत की संसद, संसद को यह अधिकार है कि वो विद्यमान राज्य, विद्यमान का मतलब है प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, ठीक है ना, जो ऑलरेडी भारत में कोई राज्य है, ठीक है ना, इस राज्य से काटकर कोई नया राज्य बनाया जा सकता है। मान लीजिए एक राज्य से, ठीक है ना, दो राज्य बनाए जा सकते हैं, या ठीक है ना, उस राज्य क्षेत्र का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ये सब करने से पहले संसद को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ठीक है ना। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से नया राज्य बना सकती है काटकर, या उस राज्य के नाम, उस राज्य की बाउंड्री, उस राज्य के एरिया में चेंजिंग कर सकती है। लेकिन ऐसा करने से पहले पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो जब पार्लियामेंट किसी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जब पार्लियामेंट, अगर आप बच्चों पूरा आर्टिकल नोट करना चाहें तो अब मैं जो बोल रहा हूं ऐसे नोट कर सकते हैं कि जब पार्लियामेंट किसी वर्तमान स्टेट से नए राज्य का निर्माण करे, या किसी राज्य के क्षेत्र में, सीमा में या नाम में परिवर्तन करे, तो इससे पहले संसद को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ठीक है ना।
अब जैसे मैं बात करूं बच्चों 2014 में, जैसे इधर देख रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से काटकर एक नया राज्य बना था, कौन सा? तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना बना। तो जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बना था, ठीक है ना, तो भारत के राज्य क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि भारत का जो एरिया जितना था उतना ही रहा। लेकिन जैसे मैं बात करूं सिक्किम जब भारत में एंटर हुआ, सिक्किम जब भारत में एंटर हुआ तो भारत के एरिया में ग्रोथ हुई, यानी कि एरिया भारत का बढ़ गया। तो ध्यान रखना है बच्चों कि जब किसी आर्टिकल 2 के थ्रू कोई स्टेट बनेगा, एंटर करेगा भारत में, तो भारत का एरिया बढ़ेगा। जब आर्टिकल 3 के थ्रू कोई नया स्टेट बनेगा तो भारत के एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे नाम की मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर बच्चों उत्तराखंड है। ये कौन सा राज्य है बच्चों? उत्तराखंड है। उत्तराखंड जब 2000 में बना था, उत्तराखंड जब वर्ष 2000 में बना था तो उस समय इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था बच्चों? उत्तरांचल। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। तो जो उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया, ठीक है ना, उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया, ये आर्टिकल 3 के थ्रू किया गया था, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं बच्चों आर्टिकल 4 की, अनुच्छेद 4। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा बच्चों, हम बात करें आर्टिकल 4 में ये बात कही गई है कि जब अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के द्वारा राज्य बनेगा तो अनुसूची यानी कि शेड्यूल 1 एंड 4 में भी संशोधन होगा, में भी संशोधन किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, यहां कहा गई बात कि चाहे आर्टिकल 2 के थ्रू कोई नया राज्य बने या आर्टिकल 3 के द्वारा कोई नया राज्य बने, ठीक है ना, जब ऐसा होगा तो अनुसूचियां जो है, यानी कि जो शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4, इनमें भी अमेंडमेंट होगा, इनमें भी संशोधन होगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों मैं बात करूं क्यों होगा, देखिए जैसे मान लिया बच्चों पहले कितने राज्य थे? 28 स्टेट थे। उसके बाद में इसमें एक राज्य जुड़ा, कौन सा बच्चों? तेलंगाना। अब तेलंगाना जब राज्य जुड़ गया तो टोटल स्टेट कितने हो गए? 29 हो गए, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि जो शेड्यूल 1 है बच्चों, जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया, लिस्ट ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है ना। तो लिस्ट ऑफ स्टेट में क्या होगा? जितने भी स्टेट है उनके नेम होंगे, सारे जितने भी स्टेट हैं उनके सारे नाम होंगे। तो जब बताओ बच्चों कोई नया राज्य बनेगा तो इस लिस्ट में एक नया नाम ऐड होगा या नहीं होगा? कोई नया नाम ऐड होगा या नहीं होगा? होगा ऐड। और जब ऐड होगा इस लिस्ट में तो पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात आती है शेड्यूल 2 की, सॉरी शेड्यूल 4 की। शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट क्यों होगा? शेड्यूल 4 में है बच्चों राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीट ऑफ स्टेट एलोकेट इन राज्यसभा, ठीक है ना। यानी कि राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन। जब बच्चों कोई नया राज्य बनेगा तो उस नए राज्य की सीटें भी तो रिजर्व की जाएंगी राज्यसभा में। जैसे मानिए तेलंगाना नया राज्य बना तो तेलंगाना की भी कुछ सीट राज्यसभा में रिजर्व होंगी। तो जब तेलंगाना में राज्यसभा की भी सीट रिजर्व होंगी तो तेलंगाना की सीट को रिजर्व करने के लिए भी शेड्यूल 4 में अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा कोई भी भारत का नया स्टेट बनेगा तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी अमेंडमेंट किया जाएगा। अब बच्चों आपको मैंने आर्टिकल 1 2 3 4, ठीक है ना, चारों एनालिसिस करके बता दिए जो इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। सारे फैक्ट आप नोट करते रहिए। अब बात आ जाती है यहाँ पर हेडिंग शेड्यूल की, अनुसूचियां। सभी बच्चों हेडिंग डाल देना अनुसूचियां, शेड्यूल। अनुसूचियां डाल देंगे सभी बच्चे हेडिंग, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बच्चों शेड्यूल की, अनुसूचियों की, तो टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12। कितनी है बच्चों? 12। अच्छा जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, यानी कि उस समय 8 अनुसूचियां थी। टोटल कितनी थी? 8 अनुसूचियां। कब थी? ये थी 1950 में, यानी जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था तो उस समय 8 शेड्यूल थे। बाद में बच्चों इसमें 4 शेड्यूल और ऐड कर दिए गए। तो अब वर्तमान में टोटल शेड्यूल कितने हो गए? 12 शेड्यूल हो गए हैं। यानी कि वर्तमान में, यानी 2022 तक, आज तक कितने शेड्यूल हैं बच्चों इसमें? 12 हो चुके हैं, ठीक है ना। ओके। तो अब आपको ये ध्यान रखना है 12 शेड्यूल हमको कैसे एनालिसिस करने हैं, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके सभी शेड्यूल को हम बच्चों समझते हैं जरा।
चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं अनुसूची वन, शेड्यूल वन। देखो शेड्यूल वन में क्या बताया गया है बच्चों, लिस्ट ऑफ स्टेट, लिस्ट ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों की सूची और केंद्र शासित राज्यों की सूची, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य, ठीक है ना, और राज्य, इनकी सूची के बारे में दिया गया है, ठीक है ना, राज्य प्लस केंद्र शासित राज्यों की सूची, ठीक है ना, इनके बारे में बताया गया है। अब सूची में क्या होगा बच्चों, बोलो सूची में क्या होंगे, नाम होंगे। सूची में क्या होंगे बच्चों, नेम होंगे। किसके नेम होंगे, स्टेट के। तो कितने नेम होंगे स्टेट के, 29। टोटल कितने स्टेट है, सॉरी 28, कितने स्टेट होंगे बच्चों, टोटल 28 स्टेट है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे कि भाई इसमें राज्यों के नाम के बारे में बताया गया। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं बच्चों, 8। कितने यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट टाइम में, 8, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बस इसके बारे में आपको इतना समझना है। चलिए, अब बात आती है बच्चों शेड्यूल नंबर 2 की। देखो शेड्यूल 2 में यानी कि अनुसूची नंबर 2 में क्या बताया गया है, सैलरी एंड अलाउंस यानी कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। इसमें क्या बताया गया बच्चों, संवैधानिक, संवैधानिक पदाधिकारियों के, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, ठीक है ना, वेतन और भत्ते यानी सैलरी एंड अलाउंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। तो संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से हैं बच्चों, ये संवैधानिक पदाधिकारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स कौन कौन से हैं? जैसे मैं बात करूं, राष्ट्रपति हो गया बच्चों, प्रेसिडेंट हो गया। हम बात करें बच्चों, उपराष्ट्रपति हो गया यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और हम बात करें बच्चों, प्रधानमंत्री हो गया और उसका, ठीक है ना, मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है ना। और बच्चों जैसे मैं बात करूं, गवर्नर वगैरह यानी जितने भी संवैधानिक पद पर लोग हैं, ठीक है ना, जजेस हो गए, ठीक है ना, मिनिस्ट्री हो गई, मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, ठीक है ना, इन सबको बच्चों जो वेतन दिया जाता है, उस वेतन का विवरण किसमें दिया गया, अनुसूची नंबर 2 में। तो आपको जो कीवर्ड याद रखना है, अनुसूची 2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो कौन सा है बच्चों, वेतन, ठीक है ना। किसका वेतन, ये संवैधानिक पदाधिकारियों के, जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, ठीक है ना, इन सबके पदाधिकारियों के वेतन भत्ते इस शेड्यूल 2 में एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। आइए हम बात करें बच्चों अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 में क्या बताया गया है, संवैधानिक पदाधिकारियों को पद ग्रहण के समय दी जाने वाली शपथ। संवैधानिक, संवैधानिक पदाधिकारियों को, संवैधानिक पदाधिकारियों को पद ग्रहण के समय दी जाने वाली शपथ। संवैधानिक पदाधिकारियों को पद ग्रहण के समय दी जाने वाली शपथ। शपथ का मतलब है यहाँ पर ओथ, ठीक है ना बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स यानी कि बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को जब वो कोई अपना पद ग्रहण करता है, यानी कि जब उसको नया ऑफिस दिया जाता है, तो उस दौरान उसको एक ऑथ दिलाई जाती है सीनियर के द्वारा। उसी ऑथ को एक्सप्लेन किया गया शेड्यूल नंबर 3 में। तो यहाँ पर संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से हैं, जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, कि जब राष्ट्रपति होता है, नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित होता है, तो उसे शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा। हम बात करें बच्चों, प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री है, ओके, और उसके मंत्री वगैरह, ये इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है ना। और हम बात करें बच्चों, मुख्यमंत्री वगैरह हो गया, ठीक है ना, है। यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, इन सबके ऑथ का विवरण किसमें दिया गया है, शेड्यूल नंबर 2 में। तो शेड्यूल नंबर, सॉरी शेड्यूल नंबर 3 में। तो शेड्यूल 3 का जो कीवर्ड होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट, वो होगा ऑथ। आप इसको अच्छे से लर्न करके रखिएगा। आइए बच्चों शेड्यूल नंबर 4 देखिए। शेड्यूल 4 में वही बात की गई है कि राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन कहां पर बच्चों, राज्यसभा में, ठीक है ना। सीट ऑफ स्टेट एलोकेट इन, सीट ऑफ स्टेट एलोकेट इन राज्यसभा, ठीक है ना। राज्यसभा में, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन यानी कि भारत में हर एक स्टेट की
ठीक है ना, राज्यसभा में सीट क्या है बच्चों, रिजर्व है। किस स्टेट की कितनी सीटें हैं उसे बोला गया रिजर्वेशन। तो सीटों का रिजर्वेशन, ठीक है ना, राज्यों की सीटों का रिजर्वेशन किस शेड्यूल में हो जाएगा, शेड्यूल नंबर 4 में, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं बच्चों, सबसे ज्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी है, 31 सीटें, 31 सीटें, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटें किसकी हैं, 31 है। राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है बच्चों प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में है 245, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में हम बात करें, सीट की संख्या कितनी है बच्चों, 50 है। सीट की संख्या कितनी है टोटल, 250, ठीक है ना। लेकिन सदस्य कितने हैं अभी, 245, यानी कि सदस्य कितने हैं, 245 है, ठीक है ना। 5 सदस्य जो है एब्सेंट है, ठीक है ना। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 245 है, ठीक है ना। और सीटों की कुल संख्या कितनी है, 250 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए बच्चों अनुसूची नंबर 5 पर। देखिए शेड्यूल 5 में बताया गया बच्चों, शेड्यूल 5 में बताया गया है कि भारत के अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, यानी भारत के अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय यानी कि एससी, ठीक है ना, एसटी जो कैटेगरी है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के, ठीक है ना, एससी एसटी एरियाज, ठीक है ना, एससी एसटी, ठीक है ना, एरियाज का कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ठीक है ना, एंड कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं बच्चों यहां पर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, प्रशासन, और कंट्रोल का मतलब क्या, नियंत्रण, ठीक है ना। तो भारत के अनुसूचित जातीय और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है ना, भारत के अनुसूचित जातीय तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है ना। एससी एसटी एरिया का जो होता है बच्चों, स्पेशल रूल रेगुलेशन होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। उस स्पेशल रूल रेगुलेशन को ही रिजर्व किया गया है शेड्यूल नंबर 5 में, ठीक है। उनकी कल्चर, उनके हेरिटेज, ठीक है ना, उनके फेस्टिवल, ठीक है ना, अलग टाइप के होते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं शेड्यूल नंबर 5 में। चलिए हम बात करें बच्चों अनुसूची नंबर 7। देखिए अनुसूची 7 में क्या बताया गया है, अनुसूची 7 में बताया गया है बच्चों कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एरिया ऑफ 4 स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन या ट्राइबल एडमिनिस 4 स्टेट, ठीक है ना। इसमें बच्चों केवल ट्राइबल की बात की गई, यानी कि एसटी कैटेगरी की बात की गई, यानी कि चार पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। वो 4 राज्य बच्चों कौन कौन से हैं, असम और त्रिपुरा, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है ना, शेड्यूल नंबर 6 में, ठीक है ना, शेड्यूल नंबर 6 में स्पेशल प्रोविजन दिए गए, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 राज्य कौन से हैं जिनके विशेष प्रावधान है अनुसूची 6 में, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये चारों के चारों राज्य किस तरह के हैं बच्चों, नॉर्थ ईस्ट के। जैसे मैं इधर छोटा सा इंडिया का मैप बनाता हूं, तो बच्चों ठीक है ना, ये जो एरिया है ना, ये बच्चों नॉर्थ ईस्ट एरिया है। इसी नॉर्थ ईस्ट एरिया में भारत के ये 4 राज्य स्टेट हैं। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है बच्चों ये, ठीक। आइए शेड्यूल नंबर 7, अनुसूची 7 में बच्चों 3 सूचियों का विवरण किया दिया गया है, 3 सूचियों का विवरण दिया गया है, ठीक है ना। थ्री लिस्ट, थ्री लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन इट, थ्री लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन इट। वो थ्री लिस्ट कौन कौन सी है बच्चों, संघ सूची, संघ सूची जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। दूसरी है बच्चों राज्य सूची, राज्य सूची इसको बोलेंगे हम स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और तीसरी है बच्चों समवर्ती सूची, समवर्ती सूची,
कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है। इन 3 सूचियों का विवरण दिया गया है शेड्यूल नंबर 7 में। अब 3 सूचियों को हम बच्चों एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे इसमें हम पहली कौन सी हो जाएगी बच्चों, यूनियन लिस्ट, संघ सूची। नोट करते चलिए प्रिय छात्रों, यूनियन लिस्ट। बच्चों यूनियन लिस्ट में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था 1950 में, उस समय इसमें जो सब्जेक्ट थे ओरिजिनल सब्जेक्ट, उनको बोलते हैं ओरिजिनल सब्जेक्ट। तो जो मूल विषय थे उनकी संख्या थी बच्चों 97। कितनी थी, 97। बाद में बच्चों हम बात करें, 3 और जोड़े गए, 100 हो गए, ठीक है ना। और 2 अब हटा दिए गए, तो अब वर्तमान में कितने रह गए, मात्र 98, ठीक है ना। तो ये है 1950 में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट की संख्या कितनी हो गई है बच्चों, 98 रह गई है। कितनी रह गई है भाई, 97 थे, ठीक है ना। इसमें 3 जुड़े 100 हो गए, फिर बाद में 2 और हटा दिए गए, अब कितनी रह गई है, 98, ठीक है ना। तो प्रेजेंट सब्जेक्ट की संख्या कितनी है बच्चों, 98, ध्यान रखिएगा। आइए हम बात करें यूनियन लिस्ट के बारे में। ध्यान रखना है कि लॉ मेक बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी संघ सूची के विषय पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है, केंद्र सरकार, ठीक है ना। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, यानी लॉ मेक बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है ना। कुछ बच्चों इंपोर्टेंट सब्जेक्ट लिख लेते हैं हम इसके, कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्ट लिखते हैं बच्चों यूनियन लिस्ट के। जैसे सेना हो गया, यानी कि आर्मी हो गई, ठीक है ना। रक्षा उपकरण हो गए, डिफेंस टूल, ठीक है ना। रक्षा यानी कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। हम बात करें बच्चों, विदेश नीति हो गई, फॉरेन पॉलिसी, इस पर भी कानून कौन बनाएगी, केवल केंद्र सरकार, विदेश नीति। शेयर एक्सचेंज वगैरह हो गए, जिनको बोलते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। ये भी किस में आता है बच्चों, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए। ओके, संचार हो गया बच्चों, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था का मतलब है जैसे बच्चों पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, टेलीफोन, ठीक है ना। ये सब किस में आता है, संचार में, यानी पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, इस पर भी कानून कौन बनाएगी, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। नेशनल हाईवे हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच, ठीक है ना। बंदरगाह हो गए बच्चों, बंदरगाह, पोर्ट, ठीक है ना, पोर्ट, ठीक है ना। मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया 13 मेजर पोर्ट है भारत में, है ना। हम बात करें स्टूडेंट, इसी में आपका आ जाएगा बैंक हो गई, ठीक है ना, बैंक हो गई, आरबीआई बैंक हो गई बच्चों, ठीक है ना। मौद्रिक नीति हो गई, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का मतलब है किसी भी करेंसी को बंद करना, किसी करेंसी को, नई करेंसी को चालू करना, ठीक है ना। इस पर डिसीजन लेने का राइट किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना। यानी कि मुद्रा, ठीक है ना, मुद्रा, सिक्का बैन करना, नई मुद्रा या नए करेंसी को जारी करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। हम बात करें बच्चों अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, इस पर भी कानून कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है बच्चों, ठीक है। जनगणना, सेंसस, जनगणना, सेंसस किसका सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, ये भी सब्जेक्ट किसका है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस पर एक्ट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं नंबर दूसरी जो आएगी बच्चों, संघ सूची। मैंने कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्ट लिखवा दिए हैं ये यूनियन लिस्ट के, ठीक है ना, आप इनको नोट कर लेना। आइए सेकंड देखते हैं बच्चों, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, स्टेट लिस्ट।
बच्चों स्टेट लिस्ट में जो 1950 के दौरान जो सब्जेक्ट थे वो कितने थे इसमें? 66। कितने सब्जेक्ट थे उस दौरान? ओरिजिनल सब्जेक्ट की संख्या 66। वर्तमान में इसमें से 5 कर दिए माइनस, और 5 माइनस कर दिए तो अब कितने रह गए प्रेजेंट टाइम में? 61 61 सब्जेक्ट इन प्रेजेंट। वर्तमान में कुल विषयों की संख्या कितनी है बच्चों? 61। इस पर भी आप ध्यान रखिए, कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है, यानी कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। कानून कौन बनाएगा बच्चों? राज्य सरकार, ठीक है ना, राज्य सरकार। लॉ मेक बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। आइए बच्चों कुछ इंपोर्टेंट विषय लिख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्ट लिखते हैं स्टेट लिस्ट के। जैसे मैं बात करूं कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। हम बात करें पुलिस, हॉस्पिटल, ठीक है ना, मेला, बाजार, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को सिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, सिमेट्री, हो गया। और लिखिए बच्चों, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हो गया। और लिखेंगे बच्चों, कृषि आयकर, कृषि आयकर, कृषि द्वारा जो आय होती है उस पर लगाया गया कृषि आयकर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ठीक है। और लिखेंगे बच्चों तीर्थ स्थल, ठीक है ना, तीर्थ स्थल। तो तीर्थ स्थल पर भी बच्चों डिसीजन लेने का किसका राइट होता है? तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज, ये पर भी किस में आएगा बच्चों? राज्य सूची में, ओके। बेटिंग एंड गैम्बलिंग, बेटिंग एंड गैम्बलिंग यानी कि सट्टा और जुआ, ये भी किस में आता है? स्टेट लिस्ट में, ठीक। तो ये कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मैंने नोट कराए, स्टूडेंट अच्छे से नोट करो, लर्न करो इन्हें। आइए शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल थर्ड है बच्चों कौन करंट लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कौन करंट लिस्ट। इसमें विषयों की संख्या कितनी थी बच्चों? 47। कितनी थी? ओरिजिनल सब्जेक्ट, ओरिजिनल जो सब्जेक्ट थे बच्चों टोटल कितने थे? बोलो। 47 थे। और इन 47 में क्या किया, जो ऊपर स्टेट लिस्ट में बच्चों इधर देखो, जो ऊपर स्टेट लिस्ट में जो 5 सब्जेक्ट यहां से निकाले थे ना, वो यहां से निकाल के इसमें यहां जोड़ दिए, यहां जोड़ दिए। तो यहां पर अब वर्तमान में कुल विषय कितने हो गए? 52, 52 सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं बच्चों, ओके। अच्छा, इसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर एक्ट बनाने का या अमेंडमेंट करने का जो राइट है, वो बोथ गवर्नमेंट का होता है। लॉ मेक बाई बोथ गवर्नमेंट। कानून बनाने का अधिकार जो होता है बच्चों, वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार इस पर कानून बनाती है। अगर केंद्र और राज्य में किसी एक्ट या अमेंडमेंट को लेकर इस लिस्ट के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का माना जाएगा। डिसीजन किसका माना जाएगा बच्चों? केंद्र सरकार का, स्टेट का नॉट फॉलो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो पावरफुल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कहीं ना कहीं। आइए इसके कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्ट नोट कर लेते हैं बच्चों, कुछ इसके महत्वपूर्ण विषय नोट कर लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के। जैसे हम बात करें बच्चों शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है ना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, हो गया।
सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। बच्चों एक सब्जेक्ट मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम। आइए इसमें जरा, स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में एक सब्जेक्ट और नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जिसका मतलब होता है ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतें या पंचायतें, ठीक है ना। तो जो बच्चों पंचायतें सब्जेक्ट है ना, वो किसका है, स्टेट लिस्ट का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आइए अगला सब्जेक्ट, सोशल सिक्योरिटी हो गया इसका, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, ओके। समाज कल्याण तथा परिवार नियोजन, समाज कल्याण तथा परिवार नियोजन, सोशल वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग, सोशल वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। इसमें आता है हम दो, हमारे दो। आगे देखो बच्चों, बीमा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी किसका विषय है बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट का है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ही किसके हैं बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। विवाह यानी कि मैरिज, और विच्छेद यानी कि डिवोर्स, मैरिज एंड डिवोर्स, ये भी बच्चों किसका सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। आ गया बच्चों वन तथा वन्यजीव, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल, पर्यावरण, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट किसका है बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट का। एनवायरमेंट हो गया। आइए अगला देखिए बच्चों, इसमें और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, माप तोल इकाइयां, माप तोल इकाइयां, इसका मतलब है जो मेजरमेंट यूनिट होती है बच्चों, जैसे बाट वगैरह होते हैं ना, बाट, जैसे बाट, बाट होता है ना, 1 kg का बाट, 2 kg का बाट, तो ये मेजरमेंट यूनिट में भी अगर चेंज करना होता है तो इस पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे बच्चों, अगला देखिए अब, तो ये मैंने आपको बच्चों शेड्यूल 7 में 3 टाइप लिस्ट को डिस्क्राइब किया। इन तीनों सूचियों में जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि रोजगार किस सूची का विषय है, ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा। वन तथा वन्य जीव किस सूची का विषय है, ओके, आपसे पूछा जाएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है, ठीक है। तो बच्चों ये सब किसके होंगे, समवर्ती सूची के। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं बच्चों एग्जाम में, आप इनको लर्न करके रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अगली अनुसूची देखते हैं, अनुसूची नंबर 8, शेड्यूल नंबर बच्चों 8, शेड्यूल नंबर 8, अनुसूची नंबर 8। अनुसूची में बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के बारे में बताया गया, संवैधानिक भाषाएं, संवैधानिक भाषाएं, संवैधानिक भाषाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। कितनी संवैधानिक भाषाएं बच्चों इसमें, आप देखिए जो मूल भाषाएं थी वो कितनी थी टोटल, 14, कितनी थी बच्चों, 14 थी। यानी कि 1950 में, 1950 तक अनुसूची 8 में, यानी कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना, तो उस समय बच्चों मूल भाषाएं कितनी थी, ठीक है ना, 14 थी। लेकिन बाद में बच्चों इसमें 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया, 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में, ठीक है ना, कितनी संवैधानिक भाषाएं हो गई हैं बच्चों, 22, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज इन करंट टाइम। तो अब मैं बात करूं बच्चों, 22 संवैधानिक भाषाएं जो हैं, ठीक है, इनमें आपकी कौन कौन सी आती हैं, जैसे असमिया हो गई, बंगाली हो गई, ठीक है ना, इनको एक एक करके देख लीजिए बच्चों। असमिया,
बंगाली, गुजराती, हिंदी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी। बच्चों ये मणिपुरी तो बाद में ऐड हुई थी, ठीक है ना। मलयालम, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संस्कृत। काउंट करिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 4 और नोट करेंगे, ठीक है ना। उर्दू, तेलुगु, उर्दू, तेलुगु, ठीक है ना। और लिखिए बच्चों, तमिल, ठीक है ना। आगे लिखेंगे बच्चों, मराठी। और बच्चों अब ये हुई 14 भाषाएं। ये 1950 में जब अनुसूची शामिल हुई थी, मतलब जिस समय संविधान हमारा लागू हुआ था, उस समय अनुसूची 8 में कुल ये 14 भाषाएं थी। कुल कितनी थी, टोटल ये 14 लैंग्वेज थी। अब बाद में क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है ना, इसमें 8 लैंग्वेज और ऐड कर दिए गई। अब वो 8 लैंग्वेज जो बाद में ऐड किए गए वो कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए संशोधन करना पड़ा होगा भारतीय संसद को। तो कौन कौन से इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे, आइए लिखिए जरा देखो। 21वां संशोधन हुआ, कौन सा बच्चों, 21वां संशोधन, 21वां संशोधन 1967, 21वां संशोधन 1967। इसके थ्रू बच्चों सिंधी को जोड़ा गया था, किसको, सिंधी को। यानी कि सिंधी भारत की 15वीं भाषा बनी। कौन सी बच्चों, सिंधी भारत की 15वीं भाषा बनी थी, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों 71वां संशोधन हुआ, कौन सा, 71वां संशोधन हुआ 1992 में, 1992 में। और 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है ना। तो 15 हुई, फिर 17, 18, 19, यानी कि और 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब बच्चों संशोधन कैसे याद रखना है, देखो ये है 21, ये है 71, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा बच्चों, 92, 92। इस प्रकार से तीसरा अमेंडमेंट कौन सा था, 92, ठीक है ना, इस शेड्यूल से रिलेटेड। तो तीसरा संशोधन यानी कि जो 92वां संशोधन है, ये कब हुआ बच्चों, 2003 में। और इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको बोलते हैं बोडो, बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। इस प्रकार से वर्तमान में आज कुल संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22। अब एक बात ध्यान रखना, आपने बच्चों ऊपर 14 भाषाएं लिखी है, इनमें कहीं पर भी आपको अंग्रेजी नजर नहीं आ रही है, ठीक है ना। और उसके बाद ये 8 भाषाएं आप लिखे, इनमें भी आपको कहीं अंग्रेजी नजर नहीं आ रही है। यानी कि अंग्रेजी भारत की, नोट डाल के लिख लीजिए बच्चों, इंग्लिश इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज या कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इंग्लिश इज नॉट mentioned in this schedule, in this schedule। यानी कि अंग्रेजी को इस अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अंग्रेजी को इस अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अंग्रेजी अगर इस अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब तो यह है कि अंग्रेजी संवैधानिक भाषा नहीं है। अब जब अंग्रेजी संवैधानिक भाषा नहीं है, तो जैसे मैं बात करूं नागालैंड हो गया, मेघालय होगा, ठीक है ना, और हम बात करें केरला वगैरह है, इनमें अंग्रेजी भाषा स्टेट लैंग्वेज के रूप में क्यों है फिर, तो बच्चों उसका बड़ा रीजन है कि 1963 में एक आया था बच्चों ऑफिशियल
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसमें बच्चों इंग्लिश को भारत में वर्क करने के लिए यानी कि कामकाज करने के लिए परमिशन दी गई। तो इसी एक्ट के थ्रू, इसी अधिनियम के माध्यम से नागालैंड और मेघालय की जो स्टेट लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। ठीक है, आइए अगली शेड्यूल देखते हैं बच्चों, अनुसूची नंबर 9। अब बच्चों जो मूल अनुसूचियां थी, ओरिजिनल शेड्यूल थे, वो कितने थे? 8। 4 शेड्यूल बाद में जोड़े गए। अब आ जाइए नवा। तो ये जो नवा शेड्यूल है बच्चों, ठीक है ना, शेड्यूल नंबर 9, इसको बच्चों पहला अमेंडमेंट, पहला संशोधन हुआ था, तब ऐड हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। ठीक है ना, इसको शेड्यूल नंबर 9 को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें बच्चों प्रोविजन क्या है? शेड्यूल 9 में क्या प्रोविजन दिए गए हैं बच्चों? प्रावधान क्या क्या है इसमें? प्रोविजंस, प्रावधान है बच्चों इसमें भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण, इसका मतलब होता है लैंड ट्रिब्यूनल। लैंड ट्रिब्यूनल, भूमि अधिग्रहण। ठीक है ना, हम बात करें बच्चों भूमि अधिग्रहण से मतलब है यहां पर कि जो संपत्ति का मालिकाना हक होगा, ठीक है ना, वो स्थायी रूप से नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी संपत्ति का जो मालिकाना हक है, भूमि पर जो हक है, वो स्थायी रूप से नहीं है। ठीक है ना, लेकिन स्थायी रूप से ना होने के बाद भी कोई भी नागरिक आपसे उस भूमि को जोर जबरदस्ती के आधार पर खरीद नहीं सकता। आपसे कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती के आधार पर खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें भूमि अधिग्रहण, लैंड ट्रिब्यूनल की बात कही गई है। ठीक है बच्चों, हम बात करें जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, जो फंडामेंटल राइट से निकाला गया, मौलिक अधिकारों से जो संपत्ति का अधिकार निकाला गया था ना, वो भी अनुसूची 9 में रख दिया गया। वो भी किस में रखा गया बच्चों? अनुसूची 9 में। तो इसमें बच्चों जो प्रावधान किए गए हैं वो भूमि सुधार से संबंधित, किस किस से संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, और जमींदारी उन्मूलन। ठीक है ना, जमींदारी उन्मूलन, इन 3 चीजों से रिलेटेड इसमें प्रोविजन दिए गए। यानी कि भारत में जमींदारी को समाप्त करना, भारत में जमींदारी को समाप्त करना। जैसे कि आजादी से पहले भारत में छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, और उनके यहाँ नौकरी करने वाले जो गांव के मुखिया होते थे वो बड़े बड़े जमींदार होते थे। तो उस जमींदारी को समाप्त किया गया, ठीक है, आजादी के बाद। इसलिए इस शेड्यूल में जमींदारी उन्मूलन शब्द को भी शामिल किया गया। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें तो किस टाइप से आएगा कि भूमि अधिग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में है? लैंड ट्रिब्यूनल, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ठीक है, यह आपसे पूछा जाएगा भूमि सुधार तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान किस शेड्यूल में है, तब भी आप लगाएंगे आंसर 9वीं शेड्यूल में। ठीक है, आइए बच्चों अगला देखते हैं जरा, शेड्यूल नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चों शेड्यूल 10। तो शेड्यूल 10 में बच्चों अब जो अनुसूची नंबर 10 है ना, इसको जोड़ा गया था बच्चों 52 अमेंडमेंट के थ्रू, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, 1985 में इसे जोड़ा गया था अनुसूची नंबर 10 को। इसमें क्या है बच्चों? एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें अनुसूची 10 में प्रावधान क्या है? प्रोविजन। क्या प्रोविजन है बच्चों इसमें? भूमि, सॉरी, इसमें जो प्रावधान है बच्चों वो दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। यानी कि दल को बदलने से रोकने के लिए, दल बदलने को रोकने के लिए लाया गया ये कानून था बच्चों। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है बच्चों, जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, ठीक है ना, हारने जीतने के बाद उनके जो नेता होते हैं वो एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जैसे हम बात करें, देखा जाए बच्चों, अभी शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई थी पिछले 2 महीने पहले, ठीक है ना। उससे पहले वहां उद्धव जो सरकार थी, यानी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो सरकार थी वो थी। तो जो शिंदे थे ना,
वो शिवसेना जो पार्टी है उसमें ही वो लीडर थे, यानी कि उद्धव सरकार में वो विधायक हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने साथ में लगभग 30-40 विधायकों को तोड़कर और बीजेपी में वो प्रवेश कर गए, जिससे बीजेपी में वहां विधायकों की संख्या बढ़ गई और सरकार जो थी वो बीजेपी वालों की बन गई और उद्धव सरकार डिसॉल्व हो गई। आप समझिए, वो चेंजिंग का जो प्रोसेस था ना, वो कम से कम चला था 20 से 25 दिन। उस 20 से 25 दिन में महाराष्ट्र में कोई विकास से संबंधित नीति नहीं बनाई गई, महाराष्ट्र में कोई विकास के लिए कामकाज नहीं किया गया। तो यानी कि सरकारों का गिरना, सरकारों का बनना, मंत्रियों के इधर से निकलकर दूसरी पार्टी में जाना, उधर से आके तीसरी पार्टी में जाना, इस तरीके से जो जोड़ तोड़ होता रहता है सरकारों में, उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, यानी कि दल को बदलने से रोकने के लिए यह कानून लाया गया था, दल बदल विरोधी कानून। बहुत इंपॉर्टेंट कानून है ये बच्चों, बहुत रिपीट होता है, ठीक है ना, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 10 में। ठीक है, आइए अनुसूची नंबर 11। शेड्यूल 11 में क्या बताया गया है बच्चों? देखिए, पहली चीज है, शेड्यूल 11 को जो जोड़ा गया था बच्चों, वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, 73 अमेंडमेंट 1992, 1992 के द्वारा बच्चों शेड्यूल नंबर 11 को जोड़ा गया। शेड्यूल 11 में बच्चों प्रोविजन क्या है, क्या प्रावधान है इसमें? इसमें बच्चों प्रावधान है ग्राम पंचायतों का उल्लेख। किसका उल्लेख है बच्चों? ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। क्या है बच्चों इसमें? विलेज पंचायत। और विलेज पंचायत के विकास के लिए, इस अनुसूची में विलेज पंचायत के विकास के लिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। कितने सब्जेक्ट के लिए बच्चों? 29 विषय का वर्णन किया गया है, यानी कि ग्राम पंचायतों का जो विकास किया जाएगा वो टोटल 29 सब्जेक्ट पर किया जाएगा। ठीक है ना, इसमें ग्राम पंचायतों के विकास के लिए कुल 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। तो इंपोर्टेंट जो कीवर्ड आपको याद रखना है अनुसूची नंबर 11 में, वो ग्राम पंचायत याद रखना है। ठीक है ना, आइए शेड्यूल नंबर बच्चों 12। अनुसूची 12 को बच्चों 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है बच्चों? इसमें प्रावधान है नगर निगम और नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है ना, नगर पालिकाओं का विवरण किया गया है बच्चों इसमें। किसका? म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन, नगर पालिकाओं के विकास के लिए इसमें कुल 18 विषय, 18 सब्जेक्ट का उल्लेख किया गया। कितने बच्चों? कुल 18 विषयों का प्रावधान किया गया इसमें। ठीक है, तो 11वीं में ग्राम पंचायत और 12वीं में शहरी पंचायत यानी कि नगर पालिकाएं। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, कुछ इंपोर्टेंट अनुसूचियां जो आप हर हाल में याद रखिएगा, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है ना, मैं इंपोर्टेंट आपको बता दे रहा हूं, जैसे अनुसूची 2, ठीक है, अनुसूची नंबर 2 हो गया, अनुसूची नंबर 3, अनुसूची 7 और अनुसूची 8, ठीक है ना, और हो गया बच्चों अनुसूची नंबर 10। ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शेड्यूल हैं, इनको अच्छे से लर्न करके रखिएगा। ठीक है ना, ओके। तो स्टूडेंट ये थी आपकी अनुसूचियों वाला पार्ट, ठीक है ना, जो आपको कंप्लीट कराया गया। तो आज के सेशन में बच्चों जो नागरिकता वाला टॉपिक था वो शायद अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा और भी कहीं अभी बिजी है मेरा शेड्यूल। तो आज का सेशन मैं यहीं रोकता हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा बच्चों कि नागरिकता वाला हम टॉपिक नहीं करा पाए। इस सेशन को हम नागरिकता वाले टॉपिक को अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। और ये जो कंटेंट आपको दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जिस बच्चों को जहाँ पर भी समझ में ना आया हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, धन्यवाद।